नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। किन मुद्दों पर दोनों नेताओं में हुई है बात, बताएंगे इस खबर को विस्तार से। चर्चा करेंगे राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्यों इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। दिखाएंगे खबर मोदी सरकार के कैबिनेट के बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की। बताएंगे कैसा चल रहा है उत्तराखंड के धराली में राहत और बचाव का अभियान। होगी बात सीतामढ़ी में बनने जा रहे भव्य सीता माता के मंदिर की, जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में आज पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा भी बताएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात। पुतिन ने यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रमों से प्रधानमंत्री को कराया अवगत। पीएम ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। पुतिन को इस साल के अंत में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए दिया न्योता। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। कहा, या तो हलफनामे पर हस्ताक्षर करें या चुनाव आयोग के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से मांगे माफी। वेबसाइट से ई वोटर रोल हटाने को बताया फेक न्यूज। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का फिर पलटवार। कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ मतदाता बढ़ने का राहुल का आरोप झूठा। केवल 40 लाख वोट बढ़े। झूठे दावे गढ़कर भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के भूमि पूजन में हुए शामिल। लालू यादव पर साधा निशाना। पूछा, क्या बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी को वोट बैंक की राजनीति बंद करने की दी सलाह। कहा, नेहरू के समय से शुरू हुआ एसआईआर। कैबिनेट की बैठक में हुए 5 अहम फैसले। उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ तो एलपीजी दाम स्थिर रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज को भी दी गई मंजूरी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की है। व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। राष्ट्रपति पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को फिर से दोहराया है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। तो अपने आप में दोनों नेताओं के बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत। भारतीय प्रधानमंत्री की रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत और द्विपक्षीय के साथ साथ तमाम अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर दोनों नेताओं ने बात की है। और प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने के लिए। कल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, तो आज भी उन्होंने बेंगलुरु में रैली करके आयोग पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग लगातार जवाब दे रहा और कई ऐसे सबूत भी पेश किए हैं जो राहुल गांधी के दावों को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। चुनाव आयोग ने राहुल से कहा है कि वो सबूतों को शपथ पत्र के साथ पेश करें। जांच होगी, लेकिन राहुल गांधी आयोग द्वारा समय देने के बाद भी आज कर्नाटक के चुनाव आयोग कार्यालय नहीं पहुंचे। इस मुद्दे पर बीजेपी समेत एनडीए नेता राहुल गांधी को जमकर घेर रहे हैं, तो आंकड़ों और तथ्यों के साथ राहुल के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। राहुल के आरोपों पर उठ रहे सवाल। दिल्ली से बेंगलुरु तक मचा सियासी बवाल। बीजेपी का राहुल पर वार। आंकड़ों के जरिए किया पलटवार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की वोटर लिस्ट में अनियमितता से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए।
राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250,000 वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। शुक्रवार को राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे और कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में आरोपों को दोहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन जीता, लेकिन 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत गई। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा के बीच 40 लाख वोट बढ़े, जबकि राहुल गांधी 1 करोड़ वोट बता रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल की पार्टी ने ज्यादातर सीटें वही जीती जहां वोट बढ़े थे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया था और कहा था कि उनकी सरकार आने पर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने राहुल की ऐसी धमकी पर सवाल उठाए हैं। Rahul Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करें। बीजेपी की ओर से राहुल पर एक और हमला किया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। उन्होंने कहा कि 12 जून को चुनाव आयोग ने राहुल को अपने कार्यालय में आकर तथ्यों की व्याख्या करने के लिए एक पत्र भेजा था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है क्योंकि उनमें गंभीरता की कमी है। एक और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल के दावों पर सवाल उठाए हैं। 12th June, Election Commission has given him a letter to come to Election Commission and explain कहाँ कुछ है तो आपका अभी तक नहीं गए क्योंकि there is no seriousness। कर्नाटक में किसकी सरकार है? अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहाँ पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटक में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं इसका मतलब कि जो वहाँ की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें हलफनामे पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, उसके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल के पास 2 विकल्प हैं, या तो घोषणा पर हस्ताक्षर करें या चुनाव आयोग के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी एसआईआर के मामले पर राहुल गांधी पर बरसे और कहा कि राहुल गांधी को ये वोट बैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। कुल मिलाकर आरोप लगाकर घिरे राहुल गांधी न तो चुनाव आयोग को हस्ताक्षरित हलफनामा दे रहे हैं और न ही वो इस मामले में न्यायालय की शरण ले रहे हैं। चुनाव आयोग भी स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव परिणामों को केवल उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो अपने आप में ये बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसकी सत्यता प्रामाणिकता करने के लिए अपने आप में इसके सबूत देने की जरूरत होगी। क्या कुछ आरोप है और आयोग की ओर से अभी तक क्या कुछ जवाब दिए गए हैं, क्या बात कही गई, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि मतदाता सूची उनको नहीं दी गई, कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हैं, जबकि आयोग ये कहता है कि सभी राजनीतिक दलों, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, उनके साथ हर स्तर पर जो वोटर लिस्ट है वो उनके साथ साझा की गई, हर राज्यों के स्तर पर, और जब लोकसभा चुनाव हुआ उस स्तर पर भी। राहुल गांधी का आरोप है कि शाम के समय तेज मतदान होता है, अक्सर जिसमें वो हरियाणा का जिक्र करते हैं, विधानसभा चुनाव का, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हो, कहते साहब लास्ट मिनट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। आयोग का जवाब है कि साहब जो दिन भर की या बाकी समय की जो औसत वोटिंग है उसी के अनुरूप शाम को भी वही औसत के आधार पर वोटिंग होती है। ऐसा नहीं कि शाम को बहुत ज्यादा वोटिंग हो जाती है या कुछ ऐसा गलत हो जाता है जिसकी वजह से मतदान प्रभावित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साफ तौर से आयोग खारिज कर रहा है। इसी प्रकार से अगले तक की ओर जाए तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि गड़बड़ी की जांच नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं साहब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसकी जांच भी नहीं हो रही। आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र के साथ आप सबूत पेश कीजिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं हम उसकी जांच करने को तैयार हैं। और चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी को आमंत्रित भी कर रहा है। जब कभी भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, मौजूदा आरोप के साथ साथ उनको आमंत्रित किया गया, साहब आइए सबूत लेकर हम जांच करते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि जांच नहीं हो रही है, आयोग जांच नहीं कर रहा है। आयोग का कहना है कि सुनवाई के लिए उनको आमंत्रण दिया गया, राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं और शामिल भी नहीं होते जांच में, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं शपथ पत्र के साथ। ये सीधे तौर पे आरोप कह रहा है, आयोग इस बात को कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार पब्लिक डोमेन में तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूतों के साथ आयोग के सामने पेश नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का एक महत्वपूर्ण आरोप है, वो उन्होंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दो नामों का जिक्र किया तमाम अन्य सबूतों के साथ में। उसमें आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह नाम के दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम उन्होंने कहा कि साहब लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु और मुंबई जैसे 4 शहरों की वोटर जो लिस्ट है उसमें शामिल है। उसके बाद इस तथ्य की प्रामाणिकता को लेकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के जो सीओ हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि सिर्फ यूपी के सीएम का जो सीओ है चुनाव आयोग के, वो कहते हैं कि सिर्फ बेंगलुरु में दर्ज हैं ये दोनों नाम और यूपी के वोटर लिस्ट में नहीं है। कर्नाटक के सीओ ने कहा, जो चुनाव आयोग के सीओ, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर ऐसा कोई सबूत आपके पास है तो शपथ पत्र के साथ हमको पेश कीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। यही बात महाराष्ट्र के सीओ ने भी, जो चुनाव आयोग है, उसने भी कहा कि साहब अगर कोई सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी पक्का जांच करेंगे। क्योंकि कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे। तो हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं, सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है किसी प्रकार का, आप हमें शपथ पत्र के साथ दीजिए, हम जांच कराने को तैयार हैं। लेकिन इन तमाम राज्यों के चुनाव आयुक्तों के माध्यम से जो बात कही गई है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, ना उनको सबूत पेश किए गए, ना उनके साथ मुलाकात करने की बात हो रही है। जबकि राहुल गांधी आज कर्नाटक, बेंगलुरु में ही थे और चुनाव आयोग के पास जा सकते थे सबूत लेकर, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले तथ्य की ओर जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से राहुल के आरोप पर आयोग का जवाब भी लगातार चल रहा है। राहुल ने एक आरोप लगाया कि फोटो सत्यापित नहीं होने पर बेंगलुरु के एक परिवार को उन्होंने कल फेक वोटर्स बता दिया था कि साहब इनकी फोटो नहीं है, ये फेक वोटर्स हैं, सीधे तौर पे खारिज कर दिया था। आज चुनाव आयोग ने पूरे परिवार को उनकी एपिक के साथ, फोटो के साथ उनकी जानकारी साझा की है और ये कहा है कि उनके पास वोटर लिस्ट भी है और वो वोटर भी है, वो फेक वोटर्स नहीं है और वो वोट करते हैं। और ये सारी जानकारी चुनाव आयोग ने आज जानकारी साझा की है फोटो के साथ में, उन तमाम वोटर्स के साथ में। तो कल का राहुल गांधी का आरोप, आज चुनाव आयोग की जो उसके बाद जानकारी आई है, परिवार खुद सामने आया, उसने अपना एपिक भी दिखाया कि साहब हम फेक वोटर्स नहीं हैं, तो ये अपने आप में कल का उनका आरोप खारिज हो जाता है। तो ऐसे ही आयोग कह रहा है कि साहब आप पे जो भी सबूत है आप दीजिए, हम सबकी जांच करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। बीजेपी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें सीधे तौर पे कहा गया कि जो विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुए, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में महज 40 लाख वोटर्स ही बढ़े थे, जबकि राहुल गांधी 1 करोड़ वोटर बढ़ने की बात कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर गलत आंकड़ा है, वो भ्रमित कर रहे हैं। राहुल का आरोप है कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई। राहुल गांधी इस बात को सीधे तौर पे कहते हैं। बीजेपी का जवाब है कि जहां पर भी वोट बढ़े हैं, महाराष्ट्र का वो जिक्र कर रहे हैं, उनमें अधिकांश जगहों पर कांग्रेस पार्टी ही जीती है। अगर वोट बढ़ाकर वोट चोरी की जा रही है तो अधिकांश सीटों पर बीजेपी जीतनी चाहिए या एनडीए जीतना चाहिए, जबकि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो अपने आप में ये तथ्यात्मक तौर पे
विरोधाभास दिखाई पड़ता है। ये बीजेपी साफ तौर से राहुल गांधी के ऊपर कह रही कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप तथ्यों से परे बोल रहे हैं, और इसी प्रकार से चुनाव आयोग भी लगातार कह रहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो हमको दीजिए, हम उस पर जांच करने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप है, इसके बीच में ये सियासत लगातार गरमाई हुई है और इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, किस प्रकार से राहुल गांधी जो लगातार आरोप उठा रहे हैं, राहुल के आरोप सत्यापित करें या माफी मांगे, क्योंकि चुनाव आयोग सीधे तौर पे कह रहा है कि आप या तो अपनी बात को प्रमाणित कीजिए, नहीं तो आप माफी मांगिए देश से। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस पार्टी के, इसके अलावा शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही, और सवाल यही है कि जो लगातार कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि अगर इतने पुख्ता सबूत हैं तो वो चुनाव आयोग को शपथ पत्र के तौर पर क्यों नहीं दे रहे हैं। और आज जब वो बेंगलुरु में मौजूद थे, रैली कर रहे थे, कितनी ही दूर ऑफिस था, महज थोड़ी दूरी पे चुनाव आयोग के ऑफिस जा सकते थे बेंगलुरु में, वो तमाम प्रूफ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? 11 तारीख को सर चुनाव आयोग, हम दिल्ली के चुनाव कार्यालय पे जाएंगे। पहली चीज आपके माध्यम से बता दें, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। तो ये कहना कि हम चुनाव आयोग नहीं जाना चाह रहे हैं, ये भी गलत बात है। बहुत बार हमारे प्रतिनिधि मंडल गया, बहुत बार ये लोग मिलने से कतराते रहे, समय नहीं दिया। कई बार ये पब्लिक डोमेन में है, आप लोगों के माध्यम से पूरा देश जानता है। दूसरी चीज, अभी एक मजेदार बात, बड़ी मतलब घोर हास्यास्पद चीज जो है, मतलब आनंद आता है सर, चुनाव आयोग में कंप्लेन के लिए शपथ पत्र कब से लगता है? ये तो पहले प्रक्रिया का हिस्सा कभी नहीं रहा है। इस मामले में क्यों कहा जा रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए? दूसरी चीज, तीसरी चीज ये बताइए सर कि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले लेता है और उसके बारे में इतनी भ्रामक जानकारी विपक्ष का नेता फैला रहा है। भैया हिम्मत हो, छाती ठोक कर मुकदमा करिए राहुल गांधी के ऊपर, नहीं कर पाइएगा। इसलिए कि आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मुकदमा कर दे, लेकिन सबूत शपथ पत्र के साथ देखिए, एक प्रक्रियागत व्यवस्था के तहत अगर वो कह रहे हैं तो देने में उससे बुराई क्या, क्योंकि आप ही सही साबित होंगे। जब जांच होगी तो आप ही सही साबित हो, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, तो आप क्यों उससे बच रहे हैं? तो ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है कि आप आधा चले हैं और थोड़ा सा चलना बाकी है, आप रुक जा रहे हैं। तो सवाल वो पूछा जा रहा है आपसे। पूरा सर अभी तक तो हाथ चड्ढे तक लेके आए हैं, संघ का पूरा दिख रहा है, पूरे तक लाएंगे। मुद्दे की बात मैंने ये कहा कि ये कब से शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ने लगी। संदीप त्रिपाठी चुनाव आयोग के बारे में कोई भी कंप्लेन करना चाहे मोबाइल से बैठकर कर सकते हैं, उसमें तो शपथ पत्र नहीं लगता, लेकिन राहुल जी से क्यों शपथ पत्र मांगा जा रहा है, मेरा ये सवाल था। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो उनके मुद्दे हैं उस पर किस तरीके से चुनाव आयोग भागा है, ये पूरा देश चाहता है, वो बता देना चाहता हूँ। ये बताइए सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कोई चीज नहीं देंगे, क्यों? उसके लिए आप जो है अपनी गाइडलाइंस में परिवर्तन करते हैं। अगर आप चुटके नहीं है, आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप में जो है चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो क्यों आप 93/2 में एक नई गाइडलाइन लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम चीजें नहीं देंगे? क्या जरूरत पड़ गई? आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं मिली, लेकिन वो कागज आपके पास हैं ऑलरेडी, जिसका आपने 6 महीने अध्ययन करके उन्होंने सब चीजें दी हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर वो शपथ पत्र देकर इस बात को कर दे तो बात आगे बढ़ जाएगी, जांच शुरू हो जाएगी। मैं आता हूं आपके पास में, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ठीक, मैं आ रहा हूं सर। बाकी मेहमान के पास भी समय सीमित होता है, जल्दी से। अच्छा, जल्दी से। हमें पता है सर, डिबेट मात्र कम समय की है सर। अभी आपने कहा टोटल लिस्ट आपके पास है, 2023 में इन्होंने एक संशोधन किया, इपिक नंबर नहीं देंगे, तो विदाउट इपिक नंबर हमको वोटर लिस्ट मिलती थी। पहले भी ये 23 के पहले हम इपिक के साथ पाते थे। आपने 23 में परिवर्तन किया, इपिक नंबर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, आप अभी भी आरोप लगा रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सवाल ये है कि चुनाव आयोग पे वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमने तो प्रूफ रख दिए पब्लिक डोमेन में, अब आप जांच कर लीजिए और नहीं है तो हम पे मुकदमा कर दीजिए कि हमने गलत किया है। देखिए, प्रूफ रखे होते तो चुनाव आयोग उन सब चीजों को देख रहे हैं। कई बार इन्होंने ईवीएम को लेके इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए। अभी ये इन लोगों ने बिल्कुल भी स्टडी करे बगैर ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा क्यों नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने आज रिलीज किया है कि 2019 में जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था और कोर्ट ने मना किया था
कि ये जो डिजिटल डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। चुनाव आयोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 45 दिन तक वो सीसीटीवी फुटेज रखेंगे। उसके बीच में अगर आप कोई मांगता है वोटर तो उसको प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब 1 साल बाद आप मांग रहे हो तो अल्टीमेटली अगर हमें तो भारतीय गोपाल जी सवाल ये है, वो कह रहे थे कल उन्होंने, राहुल ने कहा कि भाई उनको 6 महीने लगे अध्ययन करने में एक जगह का, 45 दिन की सीमा निकल गई तो हम कैसे मांग लेते। अब हमको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ी है, हम इसलिए मांग रहे हैं। और वो आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब आयोग जो है वो नियम चेंज करके चोरी को अपने छुपाना चाह रहा है। वो ये आरोप लगा रहे हैं जिसमें सरकार और बीजेपी उनके साथ मिली हुई, वो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप की बात अलग है। पहली बात यह है कि जो चुनाव आयोग के नियम है जी, वो कांग्रेस के समय भी वही थे, और धीरे धीरे जैसे डिजिटाइज हो रहा है, एफिशिएंसी हो रही है, जितने लॉजिक ये आर्गुमेंट कांग्रेस दे रही है उससे तो स्पष्ट रूप से ये निकल के आ रहा है कि इलेक्टोरल रोल्स का गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। फिर SIR को क्यों अपोज कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के आपस में जो भी बातें करें वो प्रूफ दें, ये दें, लेकिन राहुल गांधी ड्यू प्रोसेस जो हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन के रूल्स के रेगुलेशंस के अंतर्गत और उसके ऑब्जेक्शंस के ऊपर कोर्ट में जाने की जो प्रक्रिया है जी, उस प्रक्रिया को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। राहुल ठीक है, प्रक्रिया पे ही सवाल आके रुक गया। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शांतनु जी, एक बात और 10 सेकंड जी, हाँ। दूसरी बात हमारी ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो अगर वोटर लिस्ट वगैरह में उन्हें कुछ प्रॉब्लम है वो है तो वो बताएं, वो चेक करें, जो भी करें और प्रक्रिया को फॉलो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घसीटना कि उनके कारण ये हो रहा है, सर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसके बेनिफिशियरी हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप चुनाव जीत रहे हैं इसलिए। शांतनु जी, सवाल यही है कि क्या इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने आरोप लगाकर इतने प्रूफ दिखाने की बात करने के बाद में मैं शपथ पत्र साइन ना करके बात आगे ना बढ़ाना, ये सवाल संशय पैदा नहीं करता है? आरोपों के बीच में सच्चाई फिर पता कैसे लगेगी? शांतनु जी, देखिए, मैंने देखा है कि जब से वो LOP बने हैं और वैसे भी पिछले कुछ 3-4 साल से राहुल गांधी की जो राजनीति है वो एक रिवॉल्यूशनरी, एक रेबल बनने की राजनीति है, और उनकी सारी चीजें कोर्ट की कसौटी में बिल्कुल फिसड्डी गई हैं। चाहे उन्होंने हिंडनबर्ग केस लगाया, वो कोर्ट में फुस हो गया। उन्होंने राफेल का केस लगाया, कोर्ट में फुस हो गया। उन्होंने अदानी अंबानी लगाया, कोर्ट में फुस हो गया। तो वो जो भी उन्होंने पेगासस का केस लगाया वो फुस हो गया। तो ये तरीका है उनका कि भाई नरेंद्र मोदी की एक साफ छवि, नरेंद्र मोदी की राजनीति में जो सबसे बड़ा है उनकी साफ छवि है। तो नरेंद्र मोदी की जो साफ सफेद छवि है उस पर कीचड़ फेंकते रहो, कभी तो चिपकेगी, और ये उनकी राजनीति है। और वो अपनी चीज पर टिके भी नहीं रहते हैं, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं और उसका प्रूफ भी नहीं देते हैं वो ज्यादा ढंग से, वो बोल के चले जाते हैं। उन्होंने अभी बोल दिया कि अरुण जेटली जी ने मुझसे कहा किसान बिल के बारे में, अरुण जेटली जी उससे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब उनको कोई मीडिया भी उनसे जोर से क्वेश्चन नहीं पूछता और वो फिर दूसरे झूठ की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उन्होंने वो PPT दिखा दी, कई चैनलों ने बता भी दिया जो आप डेटा बता रहे हैं वो गलत है जी, आपकी सरकार है वहां पे, आपके BLO वहां पे ठीक करवाए थे अगर उसको वहां पे। और अगर देखिए भाजपा को मान लिया कि करवाना होता तो 300 पार करके आते ना, 240 सीट क्यों आती, 400 पार करके आते ना, 400 पार करना था। उत्तर प्रदेश में क्यों सीट, अमेठी कैसे हार जाता फिर भाजपा? अगर इलेक्टोरल रोल में घपला करवाना भाजपा को तो वो अमेठी जीतता, रायबरेली जीतता, बनारस में जोर की जीतती। तो मतलब ये वाला तर्क है कि ईवीएम खराब है। जब ECI बुलाता है तो ईवीएम को हैक करने कोई नहीं जाता। आपको याद होगा उन्होंने ईवीएम रखी थी और कहा था कि कोई हैक करके दिखाओ, तब कोई नहीं आया। मीडिया, देखिए मीडिया पे कहना आसान है, मैं कुछ भी बोल दूं आपको और भाग जाऊं। फिर मैं अगर मैं कोर्ट में जाता हूं, अगर मैं संस्था पे जाता हूं, अगर मैं हलफनामे दे, तब मेरी सीरियसनेस है, मेरे जो कंप्लेंट है उसकी सीरियसनेस है। नहीं तो सीरियसनेस नहीं है। मीडिया की लाइमलाइट के लिए TRP है, वैसे उनको कोई दिखाता नहीं है। चलो मैं कुछ गिमिक कर लूं, कुछ अतरंगी कुछ काम करूं तो मुझे टीवी में दिखाया जाएगा, मेरी प्रेजेंस रहेगी, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे मूव कर जाऊंगा जी। फिर मैं कुछ अरुण जेटली पे बोल दूंगा, फिर मैं कुछ मुंडे पे बोल दूंगा, जो लोग मृत हो चुके हैं उन पे बोल दूंगा, वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो झूठ बहका, कीचड़ फेंकी, भाग गए, इसे हम हुट एंड स्कूट बोलते हैं, वो राजनीति राहुल गांधी में। अब वो LOP बन गए, पहले ठीक था, वो छोटे नेता था, वो LOP बन गए। मेरे ख्याल से उनको गरिमा देता नहीं है सर। बिल्कुल संदीप जी, सवाल यही है कि अगर वो इतना गंभीर और सीरियस है और देश के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों इतना झिझक है उनको अपने ही सच को पुनः उसको साइन करके देने को लेकर? अगर दे दें, सबूत के तौर पर पेश होगा, जांच होगी, या फिर वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है? ये तमाम सबूत, अगर उन्हें भरोसा नहीं आयोग पे तो कोर्ट चले जाएं, वहां जाके सबूत दे दें, तो संशय ये पैदा होता है। संदीप जी, सवाल ये है सीरियसनेस पे।
अब ड्यू सर प्रोसेस ऑफ अभी वोटर लिस्ट की बात आई जी। वोटर लिस्ट के लिए सर हमें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश देने के बाद भी नौटंकी। कोर्ट सर ऑफ आप कंडक्ट फिर उस प्रक्रिया में आ गए। अब जहां तक आप आ गए हैं, सर, यहां से हम आगे की बात कर रहे हैं, और आगे हम की आगे बात सुन यह है कि लीजिए। आप चाहे कोर्ट चले जाएं, चाहे सबूत पेश कर दें चुनाव आयोग को, हाँ, उस पे बताइए ना, सर। उस पे क्यों झिझक है, उसका वजह क्या है? नहीं नहीं सर, कोई झिझक नहीं, हम यही तो कह रहे हैं ना। यहाँ पर बात है, अभी विश्वसनीयता की बात आई। शांतनु जी ने बहुत बढ़िया अच्छी बात कही कि विपक्ष के नेता को नहीं दिखाया जाता। सर 14 के पहले हम प्राइम टाइम के डिबेट देखते थे, कांग्रेस को लताड़ दिया जाता था। सर आप लोग लताड़ देते थे, सत्ता हमारी होती थी, हम लोग को गाली 14 के पहले कम से कम 1000 गाली स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं सर, गाली मिलती थी, गाली देते थे लोग, कोई कार्रवाई होती नहीं थी, क्या करते नहीं थे कि लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सर आज क्या स्थिति है, बिल्कुल विपक्ष के नेता को क्यों दिखाया जाएगा सर? कल इतनी बड़ी घटना हुई, हम 8 न्यूज़पेपर सर खोलकर सर पढ़े, आप हमारे साथ उसमें बैठ के सर, बराबर से चर्चा कर रहे हैं। सर, आप मैं सर, अपनी ये- बात कर सकता हूं, ये दूरदर्शन की DD बात कर सकता हूं, आप बैठे हुए हैं सर। मीडिया न्यूज़ है सर। सर आप बैठे हुए हैं, आप चर्चा कर रहे मीडिया हैं, न्यूज़ और है। इस चर्चा की शुरुआत मैंने आपके ही तर्क से की आपसे है, करी, आपसे ही इन्होंने शुरुआत की बोला है। कम से कम आपका ये 5 बात मिनट। खारिज हो जा रही है। आप ये मत कहिए कि सर। सेंसर कर दिया गया, ये देखिए ये DD बात नहीं है। न्यूज़ पर, मैं आपसे DD फिर न्यूज़ पर। पॉइंटेड सवाल पूछता हूं संदीप जी, फिर पॉइंटेड सवाल पूछता हूं कि सबूत देने में शपथ पत्र के साथ में राहुल गांधी कांग्रेस को दिक्कत क्या है, क्यों उसको बवंडर बनाना? आप खुद अपनी सच्चाई को प्रूफ कर दीजिए। नहीं सर, हम फिर कह रहे हैं ना जी। कि हम एक प्रोसेस, जब ये प्रोसेस की बात आई ना, हम एक राजनीतिक दल है, हम पब्लिक के बीच में गए, अभी तक बात हो रही थी सबूत की, हम सबूत लेकर आए, कोर्ट जाने की बात है, कोर्ट भी जाएंगे सर, ये धैर्य रखिए, इनको छोड़ा जाएंगे ना नहीं सर, जाएगा। जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे राहुल सर। जी से बिल्कुल 4 बार जाएंगे सवाल सर। पूछा गया, उन्होंने टाल दिया, सबसे पूछा जाए नहीं, टाल, टाल नहीं आप दिया। कह रहे हैं कि जाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छी गोपाल बात कृष्ण है, अग्रवाल जी, ये- गोपाल जी ये- सवाल ये- ये है कि कांग्रेस कह रही है कि वो कोर्ट जाएगी, और आप लोग यही कह रहे थे कि साहब अगर सबूत है तो कोर्ट चले जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं संदीप जी की कोर्ट जाएंगे। गोपाल जी, हाँ तो जाए जाएंगे ना सर। संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी आपका राहुल आपकी गांधी क्या हाँ, कह रहे हैं? गोपाल जी जी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो करेंगे, और हमारे संवैधानिक संस्थाओं को, प्रजातांत्रिक संस्थाओं को डोमेस्टिकली ग्लोबली अंडरमाइन करने का जो उनका पूरा नैरेटिव है, वो अपने आप में एक परिवार के लिए जो संस्थाओं को क्यों डीमीन कर रहे हैं, क्योंकि वो DDL उनके नरसिम्हा राव परिवार जी की वो को किताब बचाने पढ़ी है का। संदीप जी वो आपके बात में नहीं बोल रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए। संदीप जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। जी की आपने किताब आप पढ़ी एक है? सेकंड संदीप जी, मैं फिर आऊंगा आपके DDL पास में, आप लिखी फिर ये तर्क रख दीजिए, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। उन्होंने आपको नहीं टोका, आप उन्हें मत टोकिए। हाँ गोपाल जी, मुद्दे की बात कर रहे हैं सर। बात यह है कि उन्होंने जो डेटा दिए, कुछ सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक डेटा दिया, पहला उनका था कि 9 करोड़ 30 लाख के करीब वोटर थे 2024 के महाराष्ट्र में केंद्रीय इलेक्शन में, और वो उसके बाद प्रदेश के महाराष्ट्र के इलेक्शन में 9 करोड़ 71 लाख हो गए, और 40 लाख वोटर बढ़े, और उन्होंने कहा 1 करोड़ बढ़ गए, 60% बढ़ गए। तो और फिर उन्होंने दूसरा लॉजिक दिया कि कई जगह जहां पे वोटर बढ़े हैं, जहां उन्होंने बोला उन सब जगहों पे भाजपा का कैंडिडेट जीता है। आज भूपेंद्र यादव जी ने कितनी बड़ी लिस्ट दी है जहां पे वो नए वोटर बढ़े हैं, ऐड हुए हैं, काफी ज्यादा हुए, और वहां पे अपोजिशन के कांग्रेस के लीडर जीते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद बेसिक डेटा भी गलत है, फिर उन्होंने नाम दिया। संदीप जी प्लीज, संदीप जी थोड़ा समय की सीमा है जी। गोपाल जी थोड़ा समय जी, गुमराह कर रहे हैं सर, गुमराह कौन कर रहा है, ये सत्यता जांचने की बात होगी। शांतनु जी सवाल, थोड़ा सा फाइनल कमेंट। शांतनु जी सवाल ये कि क्या पब्लिक डोमेन में एक परसेप्शन बना के आगे बढ़ जाने की ये कोशिश है कांग्रेस के द्वारा, या फिर वो सत्यता चाहते हैं कि आखिर ये प्रूफ हो जाए? शांतनु जी, नतीजा आना था 2024 के, उसके एक दिन पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करा कि अमित शाह ने 120 डीएम को कॉल किया है। आपको सबको वो ट्वीट याद होगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई आप डेटा दीजिए आपके पास, उन्होंने कहा मेरे पास डेटा भी है, ये भी कहा, और कहा 1 हफ्ते में दूंगा। और वो तारीख थी जून की, और आज क्या महीना चल रहा है देखिए, 1 साल हो गया, जयराम रमेश ने डेटा नहीं दिया। तो बिल्कुल आपने लिखा ठीक तरीका है, मैं एक अविश्वास पैदा करूं आगे बढ़ जाऊं, एक अविश्वास पैदा करूं आगे बढ़ जाऊं, मेरे पास और तो कुछ मुद्दा है नहीं, मुझे और तो कुछ राजनीति आती नहीं है।
नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो कैसे उसमें मैं निकालूं? तो मैं एक झूठ बोलूं, आगे बढ़ूं, झूठ बोलूं, कभी कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, जैसे राफेल मांग लूंगा जाके, कौन देखेगा? वो गंभीरता, वो सीरियसनेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो शांतनु जी को बिल्कुल वो बड़ा जरूरी है। और इस प्रकार के आरोप लगते हैं अगर, तो उसकी सच्चाई भी प्रामाणिकता हो जानी चाहिए। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कैबिनेट में आज क्या 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। मोदी सरकार ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए, इस विषय पर विस्तार से खबर छोटे से ब्रेक के बाद। जब खुले खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लिए 2 फैसले शामिल हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 4250 करोड़ रुपए के केंद्रीय सहायता के तहत 4 नए घटकों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने तमिलनाडु में 46 किलोमीटर लंबे 4 लेन के हाईवे निर्माण को भी मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे टर्म में अभी तक कुल 10,51,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट में 5 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सस्ते दर पर रसोई गैस सिलेंडर सुनिश्चित कराने के लिए 12,060 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों को उचित कीमत पर सिलेंडर मुहैया कराते रहने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। इसके साथ ही कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 4,250 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के तहत 4 नए घटकों को मंजूरी दी। इसके साथ ही 3,000 करोड़ रुपए असम सरकार प्रदान करेगी।
इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। राज्यों में तकनीकी संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए 42 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके जरिए राज्यों के 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 175 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सहायता दी जाएगी। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इंप्रूवमेंट आए, तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा। कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत तमिलनाडु में मरक्कनम से पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबे 4 लेन के हाईवे निर्माण को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 2,157 करोड़ रुपए है। मोदी सरकार ने तीसरी टर्म में अभी तक कुल 10,51,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे देश के विकास को नई गति मिली है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि संसद में क्यों जारी है गतिरोध। लगातार तीसरे सप्ताह भी पक्ष विपक्ष के बीच में गतिरोध बना हुआ है। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बात की जाए अभी तक की बड़ी खबरों की तो प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत हुई। इस खबर से हमने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा राहुल गांधी के आरोपों पर घमासान मचा हुआ है और चुनाव आयोग लगातार जवाब भी दे रहा है तथ्यों को लेकर। और केंद्रीय कैबिनेट में आज 5 बड़े फैसले किए गए। मोदी सरकार के इन 5 बड़े फैसलों में क्या था शामिल, इससे भी हमने आपको वाकिफ कराया। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संसद के मौजूदा मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। SIR के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार शोर शराबा कर रहे हैं तो सरकार इस मुद्दे पर कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। पक्ष विपक्ष की तकरार के बीच आज भी कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो पाया और दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित हो गए। संसद के मानसून सत्र में अभी तक 2 ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, जबकि ज्यादातर प्रश्नकाल और शून्यकाल भी लगातार शोर शराबे से बाधित होते रहे हैं।
संसद में आज भी एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही कई बार प्रभावित हुई। विपक्ष के शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान भारी शोर शराबे के बीच हंगामा कर रहे सदस्य वेल के पास पहुंच गए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नियोजित तरीके से रोज सदन को बाधित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के व्यवधान को देश देख रहा है। दूसरी ओर उच्च सदन राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। विपक्षी सांसदों के गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर बिल को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने बताया कि सिलेक्ट कमेटी के सभी सुझाव स्वीकार किए गए हैं और कई नए सुझाव भी आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नया बिल सदन में पेश करेगी। I rise to move for leave to withdraw the income tax bill 2025 as reported by the select committee. विपक्ष के लगातार हंगामे और सदन को बाधित करने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शुक्रवार को निजी विधेयकों का दिन होने के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा और वो किसी भी विधायी कार्य में हिस्सा नहीं लेना चाहता है। ये फ्राइडे जो है मेंबर्स का ही दिन होता है और विशेष करके ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर्स का बहुत बड़ा अवसर होता है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी और प्राइवेट मेंबर बिल्स, प्राइवेट मेंबर का टाइम को भी आज ऑपोजिशन पार्टी ने बर्बाद किया है। बहुत दुख की बात है और भविष्य में आप लोग ये मत कहिएगा कि सरकार सहयोग नहीं किया है। सरकार ने शुरू से कहा है चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत। तो सर मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मेंबर का बिल को भी आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एसआईआर पर कहा कि उसमें कुछ तो गड़बड़ी है और इस मुद्दे पर आगे की रणनीति पूरा विपक्ष बैठकर तय करेगा। आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। एसआईआर हर वर्ष होती थी, हर चुनाव से पहले होती थी। अब का इंटेंसिव हो गई। जो राजनीतिक लोगों के द्वारा फर्जी नाम बढ़ाए जाते थे या दबा कर रखे जाते थे वो खुल गए हैं सामने। और फिर चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है कि जब हम सूची जब जारी कर रहे हैं तो जारी सूची पर 1 माह के भीतर आपत्ति करने का अधिकार हो। दम हो तो हर बूथ पर काम करके और उस पर आपत्ति दाखिल कर दे, निर्णय हो जाएगा। लेकिन अनावश्यक प्रलाप न करें और अनावश्यक सामान्य जनमानस में भ्रम न पैदा करें। दूसरी ओर बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। राजेश राज और अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की तर्ज पर ही अब बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। माता सीता की जन्मस्थली पुरैना धाम मंदिर एवं परिसर के भूमि पूजन के आज कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ उन्होंने मिलकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। इस मंदिर का निर्माण 67 एकड़ भूमि में 883 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला है। इस मौके पर अमित शाह ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सराहना की तो विपक्षियों पर भी वो जमकर बरसते नजर आए। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर एक भव्य जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के भूमि पूजन में शामिल हुए। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस मंदिर का निर्माण 67 एकड़ भूमि पर 882.87 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसमें केवल मुख्य मंदिर भवन पर 137.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
भूमि पूजन के बाद इस कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मिथिलांचल की संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि सही अर्थों में मिथिलांचल की संस्कृति पूरे भारतीय संस्कृति का अनन्य गहना है। उन्होंने कहा कि लगभग 890 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं 137 करोड़ रुपए माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर लगाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपके माता पिता की सरकार ने बिहार में जंगल राज कायम करने के अलावा क्या किया, उन्हें इसका हिसाब देना चाहिए। लगभग 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। तेजस्वी यादव जी को पूछने आया, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। सीतामढ़ी जिले और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबर दिखाएंगे कि धराली में कैसे जारी है जिंदगी बचाने की जंग, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के बाद से लगातार राहत और बचाव का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है, अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है, बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पूरे बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस लोगों को सुरक्षित बचाने और जल्द से जल्द कनेक्टिविटी शुरू करने पर है। इस बीच धराली में लापता लोगों को ढूंढने का काम जारी है, तो प्रभावित लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अभी तक कुल 566 यात्रियों से ज्यादा को सुरक्षित वहां से निकाला गया है। उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद लगातार राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री 3 दिन से उत्तरकाशी में ही प्रवास कर स्वयं रेस्क्यू अभियान की कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार सुबह मातली हेलीपैड पर रेस्क्यू अभियान को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने के लिए सीएम धामी ने आज फिर धराली आपदा स्थल का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने पीड़ितों को सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के हर्षिल का भी दौरा किया। इस दौरान गुजरात की एक महिला पर्यटक ने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और आपदा राहत कार्यों के लिए आभार एवं सराहना प्रकट की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, उसको खोलने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए, लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। धराली के पास में जो हमारा हर्षिल का हेलीपैड था वो भी पूरी तरह से इस आपदा में वहाँ पर एक जल का काफ़ी भराव हो गया है। उसके अतिरिक्त आर्मी का जो कैंप था वो भी आपदा में गया है। मौसम साफ होने के कारण धराली में चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भैरव घाटी, गंगोत्री और नेलांग जैसे दुर्गम इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद डीडी न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बात की। लोगों ने सरकार और सेना द्वारा किए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। गुजरात के कच्छ से आए भौमिक ने बताया कि धराली में आई आपदा के कारण वो फंस गए थे, लेकिन आज वो सुरक्षित वापस आ गए हैं। भौमिक का कहना है कि राज्य सरकार और सेना ने हमारा बहुत ध्यान रखा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में तैनात टीमों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल ध्वस्त हो जाने से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। एसडीआरएफ टीम ने बीआरओ द्वारा पुल निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए रस्सी की सहायता से स्टील के तार द्वारा पुल का अलाइनमेंट सुनिश्चित किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन का कहना है कि कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसके लिए वीसैट के इक्विपमेंट्स वगैरह भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि रेस्क्यू के साथ साथ कम्युनिकेशन, फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कम्युनिकेशन हम शीघ्र से करें। उत्तराखंड के धराली इलाके में अभी तक 566 यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली हर्षिल से आपदा प्रभावितों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव अभियान जारी है। उत्तरकाशी में मातली और चिनियाली सौण में हेलीपैड पर रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया जा रहा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजे जाने के सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना लगातार काम कर रही है, लगातार रेस्क्यू कर रही है ताकि ये लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुंच पाएं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उत्तरकाशी। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आज राष्ट्रीय महत्व की खबरों में क्या है खास, होगी खबर जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी मंदिर मैनेजमेंट कमेटी से कहा कि वो यूपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान मंदिर के प्रबंधन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने 16वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार देश के युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन का विषय युवाओं को सशक्त, अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कैलाश यात्रा में फंसे 889 तीर्थयात्रियों को ITBP ने राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित बचाया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किन्नौर में यात्री फंसे हुए थे। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच जवानों ने पर्वतारोहण व रस्सी बचाव तकनीकों का इस्तेमाल कर 10 घंटे से अधिक समय तक रेस्क्यू अभियान चलाया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 3 जुलाई से शुरू हुई वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा कल यानी रक्षाबंधन के अवसर पर सकुशल संपन्न होगी। छड़ी मुबारक कल पवित्र गुफा पहुंचेगी और उसके बाद एक विशेष पूजा होगी जिसके साथ अमरनाथ यात्रा के समापन की घोषणा होगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हैदरगढ़ मार्ग पर रोडवेज की अनुबंधित बस पर विशाल पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पेड़ काटकर लोगों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में करीब 40 लोग सवार थे। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल